Hello and once again welcome in Sumit Kumar Suryavanshi channel. Basically we are discussing chapter number 1 Constitution why and how. Till now we discussed the introduction of the chapter, that what we supposed to discuss, and we basically deal with the chapter that what is constitution, why we need a constitution. Also we discuss how the Indian constitution was framed, how many members was there in constitution assembly, how they they were representing the India, and what kind of the things supposed to be there in constitution. So already we discussed few question, and in last video I also explained you the answer of this question. Today basically what we are going to discuss after constitution assembly, the first is the principle of deliberation. Deliberations means discussion basically. Okay, कि किस see basically this is a question, why Indian if anyone will ask why Indian constitution is supposed to be represented by the people, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्यों कहा जाता है कि वो इंडियन लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेड था, जबकि डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं थे. ठीक है, फिर भी उसको कैसे कह सकते हो कि हाँ वो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेड था और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी वो करेक्ट थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. या फिर अगेंस्ट में भी डिबेट पूछ ली जाती है कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटेड नहीं था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं थे. तो ये आपसे कहा जाए तो आप कुछ एक्सक्यूज़ बता सकते हैं. एक तो पूरा आप स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा वो भी बता सकते हो कि भाई वो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड थे, क्योंकि प्रोविनेंशियल इलेक्शन में जो लोग इलेक्शन जीत के आए थे वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में थे, प्रोविनेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में. तो वहाँ से उन लोगों को लिया था, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए नहीं इलेक्ट किया गया था, लेकिन उनको इलेक्ट लोगों के द्वारा किया गया था. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे. कैसे? फर्स्ट है डाइवर्स सेशन ऑफ द सोसाइटी, कि पहली बात तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग आए थे वो डाइवर्स सेशन ऑफ द सोसाइटी से पार्टिसिपेट कर रहे थे. डिफरेंट सेशन से आए हुए थे, कोई साउथ से था तो कोई नॉर्थ से था, कोई नॉर्थ ईस्ट से था, कोई कास्ट किस डिफरेंट कास्ट से था, कोई रिलीजन था. तो डाइवर्स सेशन सोसाइटी के अंदर जितने भी डाइवर्स सेशन है सभी सेशन के उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एंड नेशन, कि वो जब डिफरेंट सेशन ऑफ सोसाइटी से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो इंडिविजुअल आइडिया को भी प्रेजेंट कर सकते थे, कम्युनिटी को भी और नेशन को भी. लेकिन बेसिक आइडिया उनका क्या था कि वो जो भी आइडिया प्रेजेंट कर रहे थे वो सिर्फ नेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट कर रहे थे. ठीक है, तो हम पहली चीज़ तो ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था, मतलब जिस तरह से वो मेंबर इलेक्ट किए गए थे वो बता सकते हैं कि नहीं, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी इलेक्शन के जरिए. सेकंड है कि डिफरेंट सेशन से सभी लोग आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं सभी सेशन के लोगों को लीड कर रहे थे. थर्ड है, हम कह सकते थे कि इसमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को भी पर्सन लेके आया था, वो एक कम्युनिटी को भी लीड कर रहा था और एक नेशन को भी. जैसे कि भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए आप, वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे थे, साथ में एक कम्युनिटी को लीड कर रहे थे यानी कि SC/STs को, और नेशन के बारे में भी वो न्यू आइडियोलॉजीज को प्रेजेंट कर रहे थे. डिसएग्रीमेंट ऑन द ओन इंटरेस्ट, देखिए पहली बात, और जितने भी लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट थे. ठीक है, ऐसा नहीं था ओन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है डिसएग्रीमेंट्स हो रही थी. सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, जैसे बहुत सारे कुछ मैंने लिखा भी है, जैसे कि एक तो इस बात पे बहुत ज़्यादा इशू हुआ था कि कैसा सेंटर होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए कि सारी पावर सेंटर को दे देनी चाहिए, या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कि सारी पावर स्टेट को दे देनी चाहिए. और इस डिबेट में दोनों, इसमें बुक में नहीं है लेकिन इस डिबेट में दोनों को ही नहीं माना गया, क्योंकि एक आ गया अगर सेंटर को पूरी पावर दे दी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑटोनॉमिक हो जाएगी और स्टेट कभी डेवलप नहीं करेंगे, जबकि स्टेट में पॉवर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है. फिर एक आ गया अगर डिसेंट्रलाइज किया गया, सभी स्टेट को पावर दे दी तो कल को वो अलग से नेशन बना लेंगे, सारे इंडिया डिवाइड हो जाएगा. तो इसीलिए हमने क्या किया है, मिक्सचर बनाया हुआ है जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि हमारा फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है. स्टेट एंड द अदर सेंटर रिलेशन, और स्टेट और सेंटर की कैसे रिलेशन थी वो इसका भी डिस्प्यूट था. जुडिशरी को कितनी पावर दी जाए, प्रॉपर्टी राइट दिया जाए या ना नहीं दिया जाए, इस बात पर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए और सबने अपने अपने इंटरेस्ट को प्रेजेंट किया, और डिस्कशन और डिबेट के बाद ही किसी चीज़ को सॉल्व किया जाता था. तो नेक्स्ट है डिस्कशन विद द ग्रेट सोफिस्टिकेशन, कि कोई भी डिस्कशन होती थी ना उसमें बड़े ही रिस्पेक्ट से, बड़े ही आदर से लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को बताते थे, उसको रिटर्न देते थे. सिर्फ यूनिवर्सल सफरेज एक ऐसा आइडिया था जिससे किसी भी प्रकार की डिस्कशन डिबेट नहीं डायरेक्ट पास हुआ, क्योंकि वो ठीक भी था. यूनिवर्सल सफरेज आपको पता होना चाहिए कि 18 से अब कोई भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको वोटिंग का राइट है, उसे यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं. तो ये एक ऐसा लॉ था जो बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के पास हुआ. आइडिया ऑफ द पब्लिक रीजन, और सबसे बड़ी बात, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
आइडिया क्या होता था, उनका बेसिक आइडिया ये होता था कि जो पब्लिक को रीजन रख के उसको प्रेजेंट करते थे, पब्लिक के ऊपर इस लॉ का ये इफेक्ट होगा, पब्लिक को इस लॉ से ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे ऊपर में प्रॉपर्टी राइट हो या कोई भी एक भी था, तो उनका पहला आइडियोलॉजी यही थी, अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को छोड़ के वो नेशन को, यानी नेशन कौन है, नेशन के लोग हैं, तो लोगों के बारे में कहीं ना कहीं वो सोचते थे। तो फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, कि किस तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हम ये बता सकते हैं कि डिफरेंट सेशन से डिफरेंट लोग आए हुए थे, ठीक है। वो इंडिविजुअल को भी, कम्युनिटी को भी और एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके बीच बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए, ओन इंटरेस्ट को उन्होंने प्रेजेंट किया, उसके बारे में ये एग्जांपल्स हैं हमारे। फिर ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट के बाद हर चीज़ को सोफिस्टिकेशन तरीके से डील किया गया, समझा गया, और तब उस लॉ को बनाया गया। और सिर्फ एक ऐसा लॉ था, यूनिवर्सल सफरेज, जो विदाउट किसी भी डिसएग्रीमेंट के पास हुआ। और हर डिसएग्रीमेंट में और हर डिस्कशन में, हर बहस के अंदर ये ध्यान दिया गया कि कहीं ना कहीं मेन क्वेश्चन क्या है, सिर्फ पब्लिक रीजन की, पब्लिक को इससे क्या बेनिफिट होगा, ये देखना ज़्यादा जरूरी था। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोड्यूसर बेसिकली क्या होता है कि बेसिक किस तरह से उसको काम किया गया, ठीक है। तो इसके लिए और भी हम ये बात भी कह सकते हैं, ये भी एक तरीके से बताया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे थे, कि 8 कमिटीज़ को फॉर्म किया गया था। 8 कमिटीज़ में किसी को जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ये सब जो है शेयर करके इन कमिटीज़ को डील कर रहे थे। जबकि अगर आपको पता हो, ये सभी के सभी एक दूसरे के क्रिटिक ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे में इनकी किसी की भी नहीं बनती थी। अंबेडकर जो है वो कांग्रेस के बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस ने जो है कभी भी शेड्यूल कास्ट को इंपॉर्टेंट देने की कोशिश नहीं की। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद की आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिलती थी, फिर भी ये एक साथ मिलकर वर्क कर रहे थे। क्यों वर्क कर रहे थे? क्योंकि सभी के आइडिया जरूरी थे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होना जरूरी था। अगर एक ही आइडिया के लोग बैठ जाते तो कोई बहस ही नहीं होती, फिर तो किसी और के साथ जो प्रॉब्लम होने वाली, इस पर डिस्कशन डिबेट ही नहीं होती। तो इसीलिए अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग वहाँ पर थे, ताकि हर पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखा जा सके। विद कमेटी ड्राफ्टिंग पर्टिकुलर प्रोविजन, कि हर कमेटी के साथ उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोविजन को ड्राफ्ट किया। पहले ये जो भी कमेटी इनके अंदर होती थी, उसमें एक ड्राफ्ट बनता था, भाई ये लो ऐसे बनना चाहिए, और फिर उस ड्राफ्ट को क्या किया जाता था, सब्जेक्टिव डिबेटेड एंटायर फैमिली से यहाँ मीनिंग है मेरा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, ठीक है। एंटायर फैमिली का मतलब यहाँ पर मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसके सामने फिर उसको रखा जाता था, उस प्रोविजन को, और फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट होती थी। कि एवन सिंगल आर्ग्यूमेंट थ्योरी और कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर एंड रिटर्न, कि कोई भी जो आर्ग्यूमेंट होता था वो रिटर्न में ही दिया जाता था, और बहुत ही केयर से और रिटर्न पर्सपेक्टिव में उनको समझाया जाता था। इसी वजह से 166 डेज कंटिन्यू इन सब चीज़ों को लेकर डिबेट हुई थी, और 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। तो ये भी एक हम चीज़ कह सकते हैं कि जो काम करने का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई थी, डिफरेंट लीडर्स थे उनके अंदर, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, एक दूसरे के क्रिटिक थे, फिर भी उन्होंने एक साथ वर्क किया ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस किया जा सके। इन कमेटीज़ में डिफरेंट प्रोविजंस बनते थे, उन प्रोविजन को फिर पूरी असेंबली के सामने रखा जाता था, और हर असेंबली में हर सिंगल आर्ग्यूमेंट को समझा जाता था, देखा जाता था, डील किया जाता था रिटर्न में, और उसके बाद उसको सोल्व किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही बारीकी से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली इनहेरिटेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि फिर भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्म करने के लिए खाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कह सकते कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही मेजर सोर्स रही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। क्यों? क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे बैकग्राउंड होता है। ये चीज़ आपको हिस्ट्री से सिखाती है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो सडन से ख़त्म हो जाए और सडन से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक प्रोसेस जो होती है वो एक लंबे टाइम स्पैन में होती है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो जो बैकग्राउंड कॉन्सिक्वेंस ड्यूरिंग द लॉन्ग इंडियन स्ट्रगल ऑफ फॉर मूवमेंट, कि हमने जो नेशनल मूवमेंट के लिए स्ट्रगल किया ना, उसमें जितनी भी कमियां हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में देखी, उन सबको हमने मद्देनजर रखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होना चाहिए। जैसे हाई टैक्सेस को इम्पोज करके लोगों को बेसिकली परेशान किया जाता था, ठीक है। स्लेव लेबर करवाई जाती थी, ठीक है। लैंड्स वगैरह उनसे छीन रहे थे, और क्या है, ब्रिटिश सामान को तो एक्सपोर्ट होने दे रहे थे, उन पर कोई टैक्स नहीं था, जबकि इंडियन जो प्रोडक्ट था उसको एक्सपोर्ट भी नहीं होने दे रहे थे, और उसके ऊपर हाई टैक्स लगा रखा था, वो इंडिया में ही नहीं बिकने दे रहे थे उस चीज़ को। तो इस तरह की जो कमियां थी ना, उनसे पता लगा था। अच्छा, सोशल डिवीजन जो क्रिएट हो रहा था, पॉवर्टी जो बढ़ रही थी, सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप समझ में आ गई थी कि कैसे सेंटर और स्टेट को डील करना है, पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो ये सारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कांग्रेस ने जितनी भी डिस्कशन डिबेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ की, और जितनी भी कमियां उसके अंदर लगी, तो ये बैकग्राउंड कहीं ना कहीं
इट्स लॉन्ग स्ट्रगल से मैनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट लाइक शेप फॉर्म द गवर्नमेंट, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो नेशनल मूवमेंट के दौरान ही पूछे गए थे, जैसे शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा था कि किस तरह की शेप होनी चाहिए, कि रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए या नहीं, जब फिर से राजा महाराजाओं के घरों से ही लोगों को इलेक्ट कर देना चाहिए, गवर्नमेंट राजा वाली होनी चाहिए या डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव में से एक लीडर बने और जो गवर्नमेंट, तो ये सारे क्वेश्चन तो नेशनल मूवमेंट के दौरान ही डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय द नेहरू, एक नेहरू ने कमेटी बनाई थी जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय नेहरू के नाम से 1946 में जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए थे, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव इसके अंदर थे। सब्सटेंसिव प्रोविजन, की जो सब्सटेंसिव प्रोविजन आप समझे, देखिए आपने वो पढ़ रखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा आइडिया क्या होता है कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है लेकिन एक लिमिटेड करनी है। उसी तरह से सब्सटेंसिव प्रोविजन क्या है कि प्रोविजन तो हर तरीके का डालना है, लेकिन सब्सटेंसिव मतलब हर किसी के वेलफेयर के लिए वो प्रोविजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा प्रोविजन डिस्कस करें जो सबके लिए हो। ठीक है, तो इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में जो था इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिस्कस किया गया था। ये मैंने आपको प्रियम्बल के वक्त भी बता रखा है। इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी और कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, ये आगे से अलग से देख लेते हैं। मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे कि मेन पॉइंट ये थे कि देखा इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक, कि हमें एक ऐसा कंट्री बनाना है जो इंडिपेंडेंट हो, सोवरन हो, रिपब्लिक हो। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेबल ना हो, ये नहीं है कि ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है और ब्रिटेन ही हमारा मतलब गवर्नमेंट वगैरह को देख रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी गवर्नमेंट फॉर्म बनानी है सब कुछ वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिया की ही होगी, सोवरन होंगी यानी कि खुद का डिसीजन खुद लेने वाली होंगी, रिपब्लिक होंगी यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। तो तीनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, याद रखिएगा। यूनियन ऑफ द अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, कि मेन ऑब्जेक्टिव में ये भी बताया गया कि जो ये यूनियन मतलब जो गवर्नमेंट हम फॉर्म करें, जो नेशन हम फॉर्म करें, वो क्या है, बेसिकली ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि उन टेरिटरीज को कन्विंस करना है कि वो इंडिया में मिले, उनको ऑटोनोमियस टेरिटरीज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनको पावर दी जाएगी। ऑटोनोमियस का यहाँ पर पूरा मतलब ये नहीं है कि वो किंग की तरफ फ्री हो जाएंगे, हाँ वो सेंटर के अंदर रहेंगे, लेकिन उनको पावर दी जाएगी कि वो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कर सके। जैसे अभी भी आप देखिए तो कोविड में अब हर स्टेट अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशन बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, तो वो पावर दी जाइए, उस ऑब्जेक्टिव में लिखा गया। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको क्या चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ये समझने में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को किस बात को माइंड में रखना है, कि उन्हें उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हमने, मान लो आपने 10th क्लास में पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाई कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अच्छे मार्क्स आए, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्या था उसके बारे में बता रहा है। गारंटी एश्योर द सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस, की ये गारंटी की जाए कि सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस हो। ठीक है, कैसे? सोशल यानी कि सभी लोग इक्वल हो, किसी को भी मतलब कास्टिज्म या रिलीजन के नाम पे परेशान ना किया जाए। इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो यानी कि सभी वर्क कर सके, मिनिमम वेज वगैरह मिले। पॉलिटिकल हो ताकि सभी को वोटिंग राइट वगैरह हो, पार्टी फॉर्म कर सके। जस्टिस यानी सबको न्याय मिले। तो उसके लिए क्या किया जाए? इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, फंडामेंटल जितने भी राइट्स वगैरह हैं, जो फ्रीडम्स वगैरह हैं, उनको अवेलेबल करवाया जाए। इक्वालिटी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि सोशल का जो है इक्वालिटी से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इक्वल होगी तो इकोनॉमिकल इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, और पॉलिटिकल में क्या है? SC ST माइनॉरिटी शैल बी प्रोवाइड एडवोकेट सेफ गार्ड, की कहीं ना कहीं जो SC STs और माइनॉरिटी है जिनके साथ पहले बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि हम फ्री हुए तो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के साथ दंगे फसाद हो गए, तो जो यहाँ पर मुस्लिम थे उनको परेशानी हो रही थी। SC STs को बहुत पहले से ही कास्टिज्म में लोअर कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम से डील करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। रीजन क्या था इन सब से डील करके? जस्टिस क्रिएट करना, पीस मेंटेन करना, वेलफेयर करना और सिविलाइज्ड करना लोगों को। ठीक है, कि जस्टिस क्रिएट हो ताकि एक दूसरे में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनको डील किया जा सके, पीस मेंटेन किया जा सके कंट्री में, और वेलफेयर और लोगों को सिविलाइज किया जा सके। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट क्लास और रह जाएगी जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करके कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला क्यों कहते हैं, और उसके खत्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।